नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। तो स्वागत है आप सभी को। मेरे भाई, पॉलिटी का हमारा 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में क्या पढ़ाना है? तब भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ाना है, जो कि सर आपको पढ़ाएंगे। देखिए, हम इसलिए मेरे भाई इंट्रो में आए हैं कि मेरे बातों को बहुत विशेष और बहुत गौर तरीके से सुनिएगा मेरे भाई। देखिए, जो मेरा चैनल है, बाकायदा मेरे भाई हम लिख लिख के पढ़ाने वाले टीचर हैं। हम लोगों के पास में उतना टेक्निकली डेवलप नहीं है, उतना फाइनेंशियली मतलब कि डेवलप नहीं है कि हम लोग, ठीक है ना, हर चीज़ को ये कर सकते हैं, ठीक है ना। बट एक बात याद रखिएगा, चैनल भले ही छोटा है, चेहरा भले ही छोटा हो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना मेरे भाई। आप जाके किसी भी यूपीएससी से लेकर बीपीएससी से लेकर किसी भी टीचर का आप एक बार क्वालिटी ऑफ कंटेंट उठाइएगा और लेकर आइएगा। देखो मेरे भाई, पढ़ाने के लिए तो हम वन लाइनर भी आ सकते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते थे, लेकिन हमने और हमारे टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि नहीं मेरे भाई, सस्ता बार बार और महंगा एक बार। हालांकि किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। महंगा कहने का मतलब मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगे तो लगे, लेकिन हम सब्जेक्टिव पर आएंगे और सब्जेक्टिव हम हर उस एक एक पॉइंट के ऊपर मेरे भाई देखेंगे। देखिए, कंटेंट के ऊपर नज़र मेरा खुद का रहता है, हम खुद इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, और हमारी पूरा टीम वेरीफाई करती है, उसके बाद लेकर आते हैं। तो याद रखिएगा, आप एक कॉपी बना लीजिएगा और कॉपी में मेरे भाई डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के मेरे भाई आप नोट्स बनाते जाइएगा। नहीं तो देखिए, ऐसे सिनेमा की तरह आप देखिएगा और सिनेमा की तरह देखने के बाद में कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप हैंड रिटेन नोट्स बनाइएगा और जो पिछला क्लास पढ़े हैं उसका रिवीजन मार के आइएगा, तब आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा बातें हम नहीं करते हैं मेरे भाई, सीधा बात, नो बकवास। सर के हाथ में माइक है, लीजिए सर, आइए और अपना चीज़ों को संभालिए, आ जाइए, ठीक है ना। आवाज़ में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो, अभी पहले नर्वसनेस भी रहती है, कैमरा वैमरा फेस करना होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। बाकी धीरे धीरे सब चीज़ सही हो जाएगा। हमारी क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देखकर एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ सर क्वालिटी क्या है। आइए सर। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का। आज तीसरा क्लास है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि संविधान। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान यही हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि लिखित मतलब कि लिखा हुआ, अलिखित मतलब कि लिखा हुआ नहीं। तो ऐसा कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आइए हम लोग जानते हैं लिखित संविधान के बारे में, ठीक है। लिखित संविधान में क्या होता है कि लिखित अंश ज़्यादा मिलते हैं। लिखित संविधान में लिखित अंश क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। लेकिन वही क्या होगा? अलिखित अंश क्या होगा? इसमें कम होगा। फिर यहाँ पे अलिखित संविधान में है अलिखित अंश क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, लेकिन लिखित अंश क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर किसको लिए हैं? भारत को। मान लीजिए कि अभी कुछ झगड़ा लड़ाई या किसी से भी कुछ हो गया, तो डायरेक्ट कहाँ पे जाते हैं हम लोग? थाना में जाते हैं। वहाँ से क्या होता है कि वो लोग कोर्ट भेजेंगे, कोर्ट में मुकदमा केस चलेगा, धारा लगेगा, एक्ट लगेगा। तो वो सब कहाँ लिखा हुआ है? तो संविधान में लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिखित संविधान बोलते हैं। अब आ गए अलिखित संविधान। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन, जैसे कि वहाँ के जो शासन व्यवस्था है, वहाँ के कौन चलाते हैं? राजा चलाते हैं। तो वहाँ पे जो परंपरा से चल रहा है वही चीज़ क्या चीज़ कहलाता है? परंपराओं पे आधारित है, वही चीज़ क्या कहलाता है? अलिखित संविधान कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लिखित संविधान निर्मित होता है, ठीक है। अलिखित संविधान में दूसरा पॉइंट है यह विकसित होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में, लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है। जैसे भारत का संविधान, ठीक है। अच्छा, हम लोग आते हैं फिर से तीसरा में देख लेते हैं। यहाँ पे अलिखित संविधान में लागू होने का कोई तारीख नहीं होता। तो इसमें हम लोग पढ़े अभी लिखित संविधान का तीसरा पॉइंट कि लिखित संविधान के लागू होने का क्या होता है? तारीख होता है। जैसे कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? ये तो संविधान में लिखा हुआ है। तो जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? लिखित संविधान का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है 4 नंबर। लिखित संविधान में ही एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक,
सरकार संविधान हो सकता है। जो लिखित संविधान है वो कैसा सरकार हो सकता है? एकात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है, अर्ध संघात्मक हो सकता है, सरकार हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अलिखित संविधान के चौथे पॉइंट पर। यहाँ पे क्या होता है? अलिखित में एकात्मक केवल होता है। क्या होता है? अलिखित संविधान में एकात्मक सरकार सिर्फ होता है। ठीक है, अब पांचवा संविधान है, लिखित संविधान में पांचवा जो पॉइंट है, यहाँ पे जो निर्णय लेता है न्यायपालिका निर्णय लेता है। यहाँ पे न्यायपालिका शक्तिशाली होता है, यानी कि लिखित संविधान में जो भी निर्णय लेता है वो कौन लेता है? न्यायपालिका लेता है। ठीक है, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान में जो पांचवा पॉइंट है, विधायिका शक्तिशाली होता है। यहाँ पे जो भी नियम कानून या जो भी होता है, मतलब कि वहाँ पे किसका निर्णय लिया जाता है? विधायिका के द्वारा निर्णय लिया जाता है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। संविधान किसको तय करता है? तो राज्य व्यवस्था को तय करता है। यहाँ पे आया है राज्य व्यवस्था शब्द। तो राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था जो कि सभी नियम कानून को क्या करता है? लागू करता है, उसी को क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था बोलते हैं। राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकृति। तो यहाँ पे राज्य व्यवस्था की प्रकृति में पहला पॉइंट लिए हम लोग एकात्मक सरकार। ठीक है, एकात्मक सरकार, शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का क्या होता है? एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी केंद्रीकरण मतलब किसी शक्ति किसी एक के पास रहती है। ठीक है, एकात्मक सरकार में क्या होता है कि शक्ति किसी एक के पास रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो हम लोग ब्रिटेन को लेते हैं, तो ब्रिटेन में जो भी नियम कानून होते हैं, जो भी नियम कानून बनते हैं, वो सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ब्रिटेन के राजा के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब है अगला, सिर्फ एक सरकार शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। किस में? एकात्मक सरकार में कौन प्रयोग करता है? सिर्फ एक सरकार ही क्या करता है? शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम क्षेत्रफल, कम जनसंख्या वहाँ संभव होती है जहाँ पे क्या होता है? एकात्मक सरकार वहाँ पे सफल होता है जहाँ पे कम क्षेत्रफल, कम जनसंख्या, वहाँ पे क्या होता है? एकात्मक सरकार सफल होती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे मतलब लोग कम रहेंगे, जनसंख्या कम रहेगा, तो वहाँ पे कोई भी निर्णय लेने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, अगला है केंद्र एवं राज्य के विवाद कम, यानी केंद्र और राज्य के विवाद, जहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल कम होगा वहाँ पे विवाद भी कम होगा। इसके बाद निर्णय तेजी से होगा। मान लीजिए कि एक छोटा परिवार है और एक बड़ा परिवार है, तो कोई भी काम करना रहता है तो छोटा परिवार में तुरंत निर्णय मिल जाता है, क्योंकि छोटा परिवार में कम ही लोग रहते हैं, 3 या 5 लोग रहते हैं। बड़ा परिवार में ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक लोग बोलेंगे कि हाँ ये काम अच्छा है, तो कोई लोग बोलेंगे कि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है? तो निर्णय लेने में क्या हो जाता है? बड़ा परिवार में देरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कम खर्चीला, छोटा परिवार में खर्च कम आता है, तो इसीलिए ये सारी जो पॉइंट थे वो एकात्मक सरकार के ही अंतर्गत हैं। संघात्मक सरकार दूसरा पॉइंट है संघात्मक सरकार, जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात शक्तियों का क्या हो? बंटवारा हो, उसी को क्या बोलते हैं? संघात्मक सरकार बोलते हैं। संघात्मक सरकार में लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान यानी कि संघात्मक सरकार जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा? लिखित संविधान होगा। अगला पॉइंट है द्वैध सरकार, यानी कि वहाँ पे जो सरकार होती है 2 भागों में बटी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। फिर अगला पॉइंट है बड़े क्षेत्रफल, ज़्यादा जनसंख्या। जो संघात्मक सरकार है वहाँ पे उसमें क्या होता है? बड़ा क्षेत्रफल होता है, यानी बड़ा एरिया होता है। बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा जनसंख्या होगा। फिर अगला पॉइंट है केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे विवाद निश्चित सही है कि मतलब कि कुछ न कुछ लेकर होता ही रहेगा। फिर है निर्णय में देरी, कोई भी काम करने में ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो निर्णय करने में देरी होगा। फिर है अधिक खर्चीली, जो संघात्मक सरकार है क्या होती है? अधिक खर्चीली होती है। जैसे में कि मान लीजिए कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि एक ही बार सब राज्य का चुनाव हो जा रहा है। सब राज्य में अलग अलग राज्य में अलग अलग बार मतलब चुनाव हो रहा है, जिससे कि क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा आता है।
वही राज्य के लिए अलग से चुनाव होता है, केंद्र के लिए अलग से चुनाव होता है। तो ऐसे में मतलब क्या चीज़ होता है कि देश को क्या चीज़ खर्चा ज़्यादा मतलब आता है। तो ये जो है अधिक खर्चीला होने का मतलब कि एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे है जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे संघात्मक सरकार में क्या होता है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा क्या होता है, पूरी होती है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। ठीक है, जो संघात्मक सरकार है उसमें क्या होती है, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार सरकार किसान के लिए कोई बिल लाती है और उस पर कार्य करती है, तो बिल पास हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल है, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार ने अभी जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो है उसको 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया है, जो कि अभी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई है। तो यही जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं का एग्जाम्पल है। नोट में है भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। तो यह स्टेटमेंट जो है किसने बोला है, यह स्टेटमेंट केसी बियर ने कहा है। केसी बियर ने क्या बोला है, तो जो भारत का संविधान है वो क्या है, अर्धसंघात्मक है। जैसे एग्जाम्पल में लिए हैं भारत को। ठीक है, भारत में जो शासन व्यवस्था है दो भागों में बढ़ जाता है, केंद्र और राज्य के रूप में बढ़ जाता है। केंद्र सरकार जब आपातकाल लगाती है तो सारी शक्तियां जो है किसके पास चल जाता है, तो राष्ट्रपति के पास चल जाता है, जो कि सारा जितना भी नियम कानून जो भी है, जितना भी चीज़ बनाता है तो केंद्र बनाने लगता है, जो कि ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, एकात्मक का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग राज्य पे आते हैं। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं, 61 विषय रखे गए हैं, जो कि ये क्या चीज़ का काम करते हैं, संघात्मक सरकार के काम करते हैं। तो 61 विषय पे जो भी कानून बनाते हैं वो कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, तो एकात्मक और संघात्मक दोनों को मिश्रण को क्या बोलते हैं, अर्धसंघात्मक बोलते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल है अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। डीएम का जब नियुक्ति करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो सेवा कहाँ किसके लिए देता है, तो राज्य सरकार के लिए सेवा देता है। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक। अगर कोई पूछ ले कि अर्धसंघात्मक का मतलब क्या होता है, तो अर्धसंघात्मक का मतलब होता है एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को क्या बोलते हैं, अर्धसंघात्मक बोलते हैं। भारत के संविधान को सहकारी संवाद किसने कहा है, भारत के संविधान को सहकारी संवाद किसने कहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है, भारत के संविधान को सहकारी संवाद बोला है। ठीक है, केंद्रीकरण के साथ संघ, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है, तो आइवर जेनिंग्स ने बोला है। तो ये जो पॉइंट है ये सब बड़े एग्जाम और छोटे एग्जाम हर जगह ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सहकारी संवाद के बारे में। तो सहकारी संवाद जो है एकात्मक और संघात्मक दोनों को मिश्रण को क्या बोलते हैं, सहकारी संवाद बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग एक अच्छा से पढ़ रहे होंगे और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर रहे होंगे, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो जय हिंद।